जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर 8 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में। इसके पहले 7 चैप्टर्स हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, जिसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिली होगी, वहाँ पर भी आप जाकर उस पर क्लिक करके लिंक से आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सिलेबस के साथ साथ चैप्टर वाइज सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेज ये जो कराई जा रही हैं, हर एक चैप्टर का आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, इसलिए चैनल पर अवश्य जुड़ें। साथ ही साथ वीडियो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का आपको क्लासेस चाहिए वो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके एग्ज़ाम्स कब हैं अवश्य बताएं। साथ ही साथ आपके जब पेपर हो जाएं, आप टेलीग्राम चैनल पर अपने पेपर को भेज दिया करिए, जिससे आपके पेपर को सॉल्व कराया जा सके। तो चलिए देखते हैं, चैप्टर 8 में हमें पढ़ना है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके पहले हमने आपको नेहरू रिपोर्ट पढ़ाया हुआ था बहुत ही अच्छे तरीके से। नेहरू रिपोर्ट कैसे बना, कैसे उसकी भूमिका बनी, नेहरू रिपोर्ट बनने की बातें कैसे आई, और वह कितना रूप में असफल रही, कितना असफल कितना सफल रही, इस सभी बातों को हमने देखा। किसने उसका बहिष्कार किया, किसने विरोध किया, किसने समर्थन किया, सभी बातों को हमने चैप्टर 7 में देखा। उसके पश्चात ही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, वह क्यों शुरुआत होती है, सबसे पहले हम कारण को देखेंगे, एक प्रकार से भूमिका देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई और किसके द्वारा हुई। उसके पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले गांधी जी की 11 सूत्री मांगे क्या थी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करने से पहले उन्होंने अपनी 11 मांगे की हुई थी। उन्होंने कहा था अगर इन मांगों को पूरा कर दिया जाता है तो कोई भी आंदोलन नहीं होगा, परंतु अगर मेरी इन बातों को, हमारी इन मांगों को अस्वीकार किया जाता है तो सरकार एक बड़े जो है आंदोलन के लिए वह तैयार रहेगी। लाहौर अधिवेशन 1929 जो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। पूर्ण स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में 11 मांगे सरकार के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि यदि यह मांगे पूरी नहीं हुई तो सरकार एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे, और उन्होंने 11 मांगे की। पहली मांग थी लगान 50% कम होना चाहिए, सेना खर्च 50% कम होना चाहिए, क्योंकि वह लोग जो है भारत के लोगों से लगान अधिक लेते थे और सेना खर्च अधिक करते थे, तो जिससे उन्हें सेना खर्च करने में अधिक धन की आवश्यकता होती थी, तो वह किससे वसूलते थे, वह पूरा धन जो है वह भारत के लोगों से लगान के रूप में वसूलते थे। तीसरा उन्होंने बताया वेतन लोगों का 50% कम होना चाहिए। जैसे जो वहाँ के लोग थे, वहाँ से आते थे, उनका वेतन बहुत ही अधिक होता था, जिससे अधिक खर्च होता था। उन्होंने यह तो बता दिया कि सभी चीज़ें कम करनी चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि अगर ऐसा करते हैं तो सरकार की जो है एक प्रकार से इनकम कम हो जाएगी। तो उसके लिए भी उन्होंने बताया कि आयातित वस्तुओं पर संरक्षण कर लगाइए। जैसे भारत से बाहर से जो यहाँ पर भारत में आयात हो रही हैं, उन पर संरक्षण कर लगाइए, जिससे आपको धन भी मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर उनकी वस्तुएं जो होगी वह महंगी रहेंगी, जिससे भारत की वस्तुओं की बिक्री बढ़ेगी। पांचवा उन्होंने मांग की भारत समुद्र तट को भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित कर देना चाहिए। छठी मांग की आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखने की अनुमति दीजिए। लॉर्ड लिटन ने एक प्रकार से यहाँ शस्त्र अधिनियम लाया था, जिससे भारत के लोगों को शस्त्र रखने की एक प्रकार से अनुमति नहीं थी। सातवां उन्होंने नमक कानून को हटाने को कहा। आठवां कहा कि नशीले पदार्थों की बिक्री जो है वह समाप्त कीजिए। नौवां मांग किया उन्होंने गुप्तचर विभाग को बंद कीजिए अथवा सार्वजनिक कीजिए। और 10वां मांग रुपए का विनिमय दर 1 शिलिंग से 1 येस कर दीजिए। और 11वीं मांग थी राजनीतिक बंदियों को रिहा करें जिन पर हिंसा का अपराध नहीं हो। उनका मानना था कि जिन पर हिंसा का अपराध न हो उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए, कि उन्हें
किसी भी रीजन बिना रीजन के उन्हें आपने बंदी बना रखा है, उन्हें कृपया करके छोड़ दें। अगला उसके पश्चात क्या हुआ, जब इन्होंने 11 मांगें अपनी की, इसके पश्चात एक पत्र के माध्यम से भी इन सभी मांगों को इरविन को बताया, परंतु इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके पश्चात महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्घोष किया। गांधी जी ने अपनी यंग पत्रिका में जब इसको एक प्रकार से 11 मांगें रखी, उसके पश्चात उन्होंने इरविन को एक पत्र के माध्यम से भी अपनी 11 मांगें बताई, क्योंकि कल को जब बात सामने आएगी तो इरविन यह भी कह सकता था कि आपने पत्रिका में एक प्रकार से मांगे की, वह हमें पता नहीं थी, वह हमारे पास तक पहुंची नहीं, इसलिए गांधी जी ने कहा कोई भी रिस्क नहीं लेना है। गांधी जी ने पत्र के माध्यम से भी इरविन को बता दिया था, लेकिन उसके इरविन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया जब देखने को नहीं मिलती है तो गांधी जी क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्घोष कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या था, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा। आपको बता दें कि जो गांधी जी हैं उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्य किए, विभिन्न प्रकार से लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से पहला उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन किया था, जिसमें क्या करना था, सरकार से असहयोग और सरकारी सेवा, वस्तु, प्रतिष्ठान, इन सभी चीज़ों का बहिष्कार करना था। ये क्यों बता रहे हैं अभी पता चलेगा आपको। 1920 असहयोग आंदोलन हमने आपको पहले ही पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो असहयोग आंदोलन में क्या था, तो सरकार से असहयोग करना था, सरकारी सेवा, सरकारी वस्तुओं, सरकारी प्रतिष्ठान का बहिष्कार करना था। फिर 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसमें क्या था, अनैतिक कार्यों का उल्लंघन, जो सरकार द्वारा अनैतिक कार्य किए जा रहे थे उनका उल्लंघन करना था। दूसरा उसका रोल था कर मत दो, जो भी ये लोग कर ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, उसे मत दो, लगान मत दो। असहयोग आंदोलन की सभी नीति शामिल थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी असहयोग आंदोलन जो कि सरकार का सहायता नहीं करना है, उसके वस्तु, प्रतिष्ठान और जो भी जॉब हैं उसका एक प्रकार से बहिष्कार कर देना है, ये सभी भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल थे। गांधी जी ने कहा अवज्ञा जो है अल्प समय के लिए होनी चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा दमन चक्र तीव्र होगा। उन्हें पता था जब हम लोग कट्टरता से किसी भी चीज़ का विरोध करेंगे तो वैसे ही दमन चक्र भी सरकार के द्वारा किया जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा था अवज्ञा जो हो वो अल्प समय तक होनी चाहिए। फिर आगे उन्होंने क्या किया था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि एक सक्रिय सीधी कार्रवाई थी। गांधी जी ने इसमें कहा था इस आंदोलन को वापस नहीं लूँगा और इसका सारा निर्णय जो है जनता अपने मन से करेगी, क्योंकि उन्हें पता था जब हम लोग एक सीधी कार्रवाई करेंगे तो उसमें से प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से निर्णय जो है वह जनता को ही लेना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक प्रकार से कारण क्या रहे। हमने जान लिए क्या क्या करना है, आगे चल के हमें नेक्स्ट चैप्टर में भारत छोड़ो आंदोलन ही पढ़ना है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर भूमिका बना दी जिससे आपको समझ में आता रहे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के उत्तरदायी कारण क्या क्या थे, इनमें से पहला कारण था साइमन कमीशन की असफलता। साइमन कमीशन हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, आपको समझ में भी खूब अच्छा आया होगा, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में हमने बताया है हर एक चैप्टर को। साइमन कमीशन में 7 अंग्रेज संसद सदस्य सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत आए। जब 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन बम्बई में उतरा तो भारतीयों ने हड़ताल की, प्रदर्शन किए, काले झंडे दिखाए और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। ऐसे ही प्रदर्शन के समय पंजाब में लाला लाजपत राय पर लाठी से प्रहार किया गया और उनकी मृत्यु हो गई, जो कि हमने आपको बताई हुई है। तो साइमन कमीशन भी आपने अच्छे से पढ़ा है। तो साइमन कमीशन की जो असफलता है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक बहुत बड़ा कारण रहा। दूसरा कारण रहा नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट भी हमने आपको पढ़ा है। भारतीयों द्वारा कमीशन का विरोध किए जाने पर अनुदार दल के भारत मंत्री बर्किनहेड ने 2 बार भारतीयों को चुनौती दी कि वे ऐसा संविधान प्रस्तुत करें जो समस्त राजनीतिक दलों को स्वीकार हो। भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार कर 9 सदस्यों की एक समिति बनाई, जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई। आपसे पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने बनाया, किसने अध्यक्षता की, तो आप सीधे सीधे जवाहरलाल नेहरू बोल देते हैं, तो वो नहीं, मोतीलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी और नेहरू रिपोर्ट बनाया हुआ था। इस समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, जो लखनऊ में समस्त दलों के सम्मेलन में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी,
स्वीकार कर लिया गया था। बर्किनहेड जो था वह क्या कहता था, जब विरोध किया गया साइमन कमीशन का, तो बर्किनहेड ने कहा कि आप जो भारतीय लोग हैं वह सिर्फ और सिर्फ विरोध करना जानते हैं। अगर कोई भी संविधान आपसे बनाने के लिए कह दिया जाए तो सर्वसहमति से, अर्थात सभी दलों की सहमति से कोई भी संविधान आप नहीं बना सकते हैं। और बर्किनहेड ने यह तक भी कहा कि अगर आप सर्वसहमति से कोई भी बना के लाएं संविधान, तो आपके उस संविधान को पारित करने के लिए सरकार विचार करेगी। और ऐसा ही होता है। मुस्लिम लीग जो है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है, उसका विरोध कर देते हैं, सर्वसहमति नहीं रह जाती है और उसका जो नेहरू रिपोर्ट है उसको माना नहीं जाता। हालांकि जो नेहरू रिपोर्ट है उसके कई जो तथ्य हैं, कई जो बातें हैं, कई जो मांगे हैं, कई जो उसमें अधिकार उन्होंने मांगे थे, वह आगे चलकर संविधान में, आगे चलकर अधिनियमों में देखने को मिलता है। अगला कारण क्या है? चुनौती। भारतीयों ने इंग्लैंड की सरकार को चुनौती दी कि यदि 31 दिसंबर 1929 तक इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने यह संविधान स्वीकार नहीं किया, तब बाध्य होकर भारत की जो कांग्रेस पार्टी है वह अहिंसापूर्ण असहयोग आंदोलन आरंभ करेगी। यह देश की जनता को कर न देने की सलाह देने के साथ साथ अन्य उपयुक्त साधनों का भी प्रयोग करेगी। अगला क्या कारण है? लॉर्ड इरविन की घोषणा। इंग्लैंड की सरकार की ओर से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने इंग्लैंड से वापस आकर 31 अक्टूबर 1929 को यह घोषणा की कि मुझे सम्राट की सरकार से यह घोषित करने का अधिकार मिला है कि मैं यह स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि ब्रिटेन की सरकार की सम्मति से 1919 की घोषणा में यह निहित है कि भारत को स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा। यह जो घोषणा उन्होंने की एक प्रकार से अस्पष्ट था और शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि मजदूर सरकार जो है वह एक ओर तो भारतीयों को झूठी आशा बधा रही है और दूसरी ओर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को आश्वासन दे रही है। भारतीय नीति में किसी प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सरकार की इस घोषणा से कुछ नवयुवकों में क्रोध भड़कने लगा। एक प्रकार से अस्पष्ट रूप से उन्होंने घोषणा की, भारत को जो है स्वदेशी बनाया जाएगा, स्वशासन दिया जाएगा, स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा। ये सभी बातें एक प्रकार से अस्पष्ट थी, इसलिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका भी एक यह कारण रहा, लॉर्ड इरविन की यह घोषणा। अगला कारण रहा महात्मा गांधी व लॉर्ड इरविन। 23 दिसंबर 1929 को वायसराय तथा महात्मा गांधी की भेंट हुई। वायसराय गांधी जी को यह विश्वास नहीं दिला सके कि इंग्लैंड में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भारत को स्वशासन प्रदान किया जाएगा। अगला था प्रस्ताव। उपरोक्त तनावपूर्ण वातावरण में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की अर्धरात्रि को निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए। इस कांग्रेस का यह विचार था कि गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने पर इन परिस्थितियों में कोई लाभ नहीं होगा। अतः कांग्रेस यह घोषित करती है कि कांग्रेस के संविधान की धारा 1 में जो स्वराज शब्द है उसका अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता होगा और यह भी घोषित करती है कि नेहरू समिति की समस्त योजना समाप्त हो गई है। कांग्रेस अपने सदस्यों तथा राष्ट्रीय आंदोलनों से भाग लेने वाले व्यक्तियों से यह अनुरोध करती है कि भविष्य में निर्वाचन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लें और जो कांग्रेस सदस्य इस धारा सभाओं में है वे त्यागपत्र दे दें। कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को अधिकार देती है कि जब वह उचित समझे असहयोग आंदोलन आरंभ कर दे जिसमें कर न देने का आंदोलन भी सम्मिलित हो सकता है। एक प्रकार से असहयोग आंदोलन की भारत की सरकार के चीज़ों की जो है उस समय बहिष्कार करने की यह प्रस्ताव रखा गया। अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की बैठक। नवंबर 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की बैठक हुई और इस बैठक में भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव इस घोषणा के साथ पास हुआ कि भारत में समाजवादी गणतंत्र स्थापित किया जाएगा। 8वां था स्थिति। उस समय की जो स्थिति थी उसके हिसाब से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना आवश्यक था। सरकार ने मार्च 1929 ईस्वी में मजदूर संगठनों के 36 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मेरठ षड्यंत्र का अभियोग लगाया। इस पर 16 लाख रुपए व्यय हुए और 27 श्रमिक नेताओं को राजद्रोह के अपराध में दीर्घ कारावास का दंड दिया गया। सरकार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के क्रांतिकारी कार्यों में लाहौर षड्यंत्र अभियोग के कारण भी भारत का राजनीतिक मंच जो है अत्यंत दूषित हो गया था। आंदोलन का प्रारंभ किस प्रकार हुआ? आंदोलन का प्रारंभ एक ऐतिहासिक दांडी यात्रा से हुआ। सरकार को समझौते के लिए काफ़ी समय देने के बाद 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने 79 प्रशिक्षित
अस्थियों के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट की ओर नमक बनाने के लिए उद्देश्य से पैदल यात्रा प्रारंभ की। और एक समाचार पत्र ने इस प्रोग्राम को हंसी उड़ाते हुए लिखा कि औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति तक गांधी जी समुद्र के पानी को बराबर उबाल सकते हैं। एक प्रकार से उन्होंने आलोचना की थी, लेकिन आगे चलकर गांधी जी ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बढ़ते रहे। 200 मील की पैदल यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई। जहाँ जहाँ गांधी जी व उनका दल पहुँचा, उसका अभूतपूर्व लोगों ने स्वागत किया। गांधी जी अपनी सेना सहित 5 अप्रैल को दांडी पहुँच गए। 6 अप्रैल की सुबह प्रार्थना के बाद गांधी जी व उनके सहयोगियों ने नमक बनाकर सरकार के नमक कानून को एक प्रकार से भंग कर दिया। 9 अप्रैल को गांधी जी ने अपने अनुयायियों के लिए निम्न कार्यक्रम तैयार किया। प्रत्येक गांव गैर कानूनी नमक खाए या बनाए, वाहनों को शराब, अफीम और विदेशी कपड़े की दुकान पर धरना देना चाहिए। प्रत्येक घर में बूढ़े व युवक सभी तकली चलाकर सूत काटें और प्रतिदिन काफ़ी मात्रा में सूत बुनने के लिए दें। विदेशी वस्त्रों को जला दें। हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी और ईसाई सभी हृदय से एक हो जाएं। विद्यार्थी सरकारी स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दें और सरकारी कर्मचारी और अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दें। एक प्रकार से बड़ी संख्या में इस विद्रोह में लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। 4 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरकार को कर न देने का कार्यक्रम भी शामिल कर लिया गया। कब यह गिरफ्तार हुए थे? 4 मई 1930 को। यह आंदोलन जो है तीव्र गति से सविनय अवज्ञा आंदोलन की भांति सारे देश में फैल गया। अनेक स्थानों पर नमक कानून भंग किया गया। जहां नमक बनाने की सुविधा नहीं थी, वहां दूसरे कानूनों को तोड़ा गया। यूपी में किसानों ने सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया। यूपी, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत आदि में जुलूस निकालने, धरना देने और करबंदी के रूप में आंदोलन चला। एक प्रकार से आपको यह बस सुन के ही पता चल रहा होगा कि नमक कानून किस प्रकार से लोगों में फैला, वहाँ के प्रदेशों में फैला। लोगों ने नमक कानून तोड़ा, जहाँ पर नमक बनाने की व्यवस्था नहीं थी, अन्य कानूनों को तोड़ा। लेकिन एक प्रकार से विरोध में सभी ने भाग लिया। जो स्त्रियां थी वह शराब के दुकानों पर, अफीम के दुकानों पर, विदेशी वस्त्रों के दुकानों पर उन्होंने धरना दिया। गांधी जी के आह्वान पर स्त्रियों ने सरकार की दुकानों पर, शराब की दुकानों पर धरना दिया। अकेले दिल्ली में 1600 स्त्रियों ने शराब की दुकानों पर धरना उस समय दिया था। इन स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। स्त्रियों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए भी कार्य किए। आंदोलन में विद्यार्थियों ने भाग लिया। खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगारों ने आंदोलन में भी भाग लिया था। मुसलमान अब किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे? राष्ट्रवादी मुसलमानों को छोड़कर अधिकांश मुसलमानों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। मोहम्मद जिन्ना का कहना था कि हम गांधी जी के शामिल होने से इनकार करते हैं, क्योंकि इनका आंदोलन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं है, वरन भारत के 7 करोड़ मुसलमानों को हिंदी सभा के आश्रित बना देने के लिए है। एक प्रकार से मुसलमानों का अलग ही विचार चल रहा था। वह गांधी जी के साथ नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह भारत के हिंदुओं के लिए स्वतंत्रता चाहते हैं और जो 7 करोड़ मुसलमान हैं उन्हें अपने लिए, अपने ऊपर आश्रित बनाना चाहते हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं था। उस समय मुसलमानों ने इस विचार से भारत के महात्मा गांधी का साथ नहीं दिया था। सरकार का एक प्रकार से दमन चक्र चला। जिस प्रकार से ये विद्रोह चले तो सरकार ने भी अपना दमन चक्र चलाया। आंदोलन ने देश में नई जागृति पैदा कर दी। सरकार इससे बौखला गई और इसने आंदोलन को कुचलने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। 19 अप्रैल को पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 मई की आधी रात को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु इससे और आग भड़की। अनेक स्थानों पर प्रदर्शन व हड़तालें हुई। 21 मई को धारा सभा में 2500 सत्याग्रहियों ने नमक के गोदाम पर चढ़ाई की। लोग नमक लूटते और पुलिस उन पर डंडे बरसाती। चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर धावा बोल दिया गया। जनता ने बदले की भावना से सोलापुर के 6 थानों को जला दिया। सोलापुर में 12 मई को सैनिक कानून की घोषणा की गई। निषेध आज्ञाओं, राजद्रोह कानून के भंग होने के आरोपों में लोगों को जेल में बंद किया जाने लगा। लगभग 60,000 लोग जेल में डाले गए और जून में कांग्रेस कमेटी को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू को भी गिरफ्तार कर 6 माह का कारावास दंड दिया गया। गढ़वाली सैनिकों ने पेशावर की निःशस्त्र जनता पर गोली चलाने से मना कर दिया। पुलिस ने सभाएं भंग कराई।
लोगों की तरह तरह से यातनाएं दी, हजारों व्यक्ति मरे और इससे बहुत अधिक घायल हुए। खान अब्दुल गफ्फार खां ने नेतृत्व में खुदाई खिदमतगारों ने भी बड़े बलिदान दिए। आंदोलन में भाग लेने वाले स्कूल और कॉलेजों के अध्यापकों व छात्रों को भी दंड दिए। आचार्य नरेंद्र देव के अनुसार इस युद्ध में देश ने अहिंसा व आत्म बलिदान का अपूर्व परिचय दिया था। कम से कम 80,000 लोग जेलों में गए और 1,000 मारे गए। इसमें स्त्रियों का भाग भी विशेष उल्लेखनीय रहा और बच्चों की वानर सेना भी प्रसिद्ध हो गई थी। उस समय बच्चों की जो सेना चली थी उसे वानर सेना कहा गया था। इस प्रकार जो सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा, एक प्रकार से बहुत मामलों में सफल रहा, बहुत ही मामलों में असफल रहा। उस समय जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, उन्होंने भारत की जनता के ऊपर शस्त्र चलाने से मना कर दिया। अनेक लोगों ने साथ दिया और एकजुट हुए और एक प्रकार से भारत की स्वाधीनता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए लोगों का एकजुट होना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। पहले से ही था, लेकिन एकता धीरे धीरे सविनय अवज्ञा आंदोलन से, नमक कानून को तोड़ने से और अहिंसा के रूप से एक प्रकार से बढ़ी। इस प्रकार आपका यह चैप्टर होता है समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर्स आपके जल्द ही कराए जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और लाइक कीजिए। कमेंट करके अवश्य बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं, और जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।